या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिहरी का प्रथम नरेश कौन था, तो आंसर होगा सुदर्शन शाह। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष रावत है। दोस्तों, आज के क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है 1815 के बाद गढ़ नरेश। इससे पहले जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम गढ़वाल पढ़ रहे थे, गढ़वाल के परमार शासक प्रद्युमन शाह को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। प्रद्युमन शाह के कार्यकाल में देखे थे हमने कि 1795 में भूखमरी फैल जाती है, 1803 में एक भूकंप आ जाता है जिसमें गढ़वाल की केवल 20-25% जनसंख्या ही जीवित रह जाती है। उसके बाद 1803 के आसपास गोरखा प्रद्युमन शाह पर आक्रमण कर देते हैं और 1804 में प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है। उससे पहले जब हम कुमाऊं का चंदवंश पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि 1790 में जो महेंद्र चंद था उस पर गोरखाओं का आक्रमण हो जाता है और इसके साथ ही जो कुमाऊं था उसकी पूरी सत्ता गोरखाओं के अधीन हो जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पूरे के पूरे गढ़वाल में गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। तो जब गोरखाओं का अधिकार हो जाता है उसके बाद जो प्रद्युमन शाह के पुत्र थे, नाम था सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह कहा गया भाग करके बरेली चले गए और प्रद्युमन शाह के एक भाई प्रीतम शाह को हमने पढ़ा था कि गोरखा अपने साथ नेपाल लेकर के चले जाते हैं। तो ये स्थिति उस टाइम थी, मतलब कि पूरे के पूरे उत्तराखंड पर गोरखाओं का अधिकार हो चुका था और प्रद्युमन शाह मारे जा चुके थे। उनके पुत्र सुदर्शन शाह बरेली भाग करके चले गए थे। उसके बाद सुदर्शन शाह से हम आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। 1790 से लेकर के और 1815 तक जो पूरा उत्तराखंड कहूँ मैं या गढ़वाल, अभी हम पढ़ रहे हैं गढ़वाल की बात करूँ, ये सारा का सारा गोरखाओं के अधीन चला गया था। गोरखाओं के अधीन चला गया था। उसके बाद सुदर्शन शाह जब बरेली में अपना निर्वासित जीवन जी रहे थे तो वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है एक अंग्रेज अधिकारी से, नाम था कैप्टन हियरसी यंग। तो एक पुस्तक है जिसका नाम है वैली ऑफ दून। तो उस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि जो सुदर्शन शाह थे वो अपनी अब दोबारा से सत्ता वापस हासिल करना चाहते थे जहाँ पर कि गोरखाओं का अधिकार हो चुका था। तो उस पुस्तक में कहा गया है कि कुछ 3000 रुपये के आसपास 3000 रुपये की शर्त पर कैप्टन हियरसी के साथ एक संधि करते हैं सुदर्शन शाह कि वो जो उनका देहरादून परगना है वो 3000 रुपये में कैप्टन हियरसी को बेच देंगे। तो जिसके साथ वो देहरादून परगना उनके अधीन चला जाएगा। तो एक ये थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है कि सुदर्शन शाह ने सहायता मांगी अंग्रेज़ों से कि वो उसकी जो सत्ता है उसे दोबारा से वापस पाने में उसकी सहायता करें। तो अंग्रेज इस बात को लेकर के एग्री हो जाते हैं, वो उसकी बात मान लेते हैं और अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच में एक युद्ध होता है जिस युद्ध में अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। तो जब अंग्रेज विजयी होते हैं तो अंग्रेज सुदर्शन शाह से जो उनके बीच में संधि हुई थी कुछ पैसे मांगते हैं। तो कहा गया कि सुदर्शन शाह उतना पैसा नहीं दे पाए जिसके कारण अंग्रेज़ों ने उनका देहरादून परगना उनसे छीन लिया। रीज़न जो भी रहा हो, लेकिन जब दोबारा से सुदर्शन शाह को सत्ता वापस मिलती है तब उनके पास देहरादून परगना नहीं रहता है, वहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। तो अंग्रेज जब जीत जाते हैं, अब बात आती है समझौते की कि किस तरह से उनके बीच में समझौता हो कि कैसे कैसे उन्हें कौन सा एरिया गढ़वाल का दिया जाए। तो अंग्रेज़ों ने क्या कहा कि अगर हम प्रद्युमन शाह तक के गढ़वाल की बात करें तो उसमें वर्तमान का रुद्रप्रयाग, चमोली, जो हरिद्वार, टिहरी, देहरादून, ये सारे जिले स्थित थे। लेकिन अब जब इनकी बात आई कि भाई सुदर्शन शाह को कौन सा एरिया दिया जाए तो अंग्रेज़ों ने कहा कि सुदर्शन शाह को पूरा लगभग उत्तरकाशी जिला, मसूरी का कुछ हिस्सा, उसके अलावा टिहरी जिला, ये जिले अब सुदर्शन शाह को दिए जाएंगे या ये वाला वर्तमान का एरिया है उस टाइम पर सुदर्शन शाह के पास रखा जाएगा। तो 1815 में गोरखाओं और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होता है। तो 1815 के बाद दोबारा से जो गढ़वाल की जो परमार वंश था उनकी शाखा स्थापित हो जाती है और उनकी शाखा स्थापित होती है टिहरी में। तो इस तरह से 1815 के बाद दोबारा से गढ़वाल जो नरेश
गढ़वाल नरेश परमार वंश के जो शासक थे वो सत्ता में आ जाते हैं। तो अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सुदर्शन शाह से पढ़ेंगे। तो दोस्तों फिर अब स्टार्ट करते हैं सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह के बारे में हम एक चीज़ पहले पढ़ चुके हैं कि इनके पिता का नाम प्रद्युमन शाह होता है और अंग्रेज़ों की सहायता से ये दोबारा से अपनी सत्ता को वापस पाते हैं। तो 1815 में जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद 1815 के बाद ये गढ़वाल के शासक बनते हैं। अब जो इनका राज्य था वो अलकनंदा के किनारे होते हुए वर्तमान का पूरा टिहरी जिला, उत्तरकाशी जिला, मसूरी का कुछ हिस्सा उसमें शामिल था। अब बात करें कि सुदर्शन शाह अपनी राजधानी कहाँ बनाए, क्योंकि जो श्रीनगर वाला इलाका था वो अंग्रेज़ों ने अपने पास ले लिया था, रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन इनकी जो पैतृक राजधानी थी वो अंग्रेज़ों के अधीन चली गई। इसलिए सुदर्शन शाह ने डिसाइड किया कि वह अपनी राजधानी टिहरी में बनाएंगे। टिहरी जिसे कि गणेश प्रयाग भी कहा जाता है, पुरानी टिहरी के नाम से इसे जाना जाता है। अब टिहरी में राजधानी बनाने के अलग अलग रीज़न थे। पहले देख लेते हैं कि भाई टिहरी राजधानी बनी कब, या टिहरी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर है 28 दिसंबर 1815। इस दिन ही टिहरी की नींव रखी गई थी, टिहरी नगर की स्थापना की गई थी। 28 दिसंबर को टिहरी स्थापना दिवस या फिर रेस्टोरेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरी बात करें कि भाई टिहरी को ही राजधानी क्यों बनाया गया, क्योंकि अगर आपको पता होगा जो गणेश प्रयाग है वो भिलंगना और भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, संगम पर स्थित है। और उसके अलावा इस टिहरी के पीछे एक पर्वत, एक पहाड़ी है। तो ये दो तरफ से तो पहाड़ियों से घिरा हुआ है और एक तरफ से ये दो तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, एक तरफ पर्वत से घिरा हुआ है। मतलब कि सुरक्षा के दृष्टि से ये बहुत अच्छी जगह पर था। तो इसलिए राजा सुदर्शन शाह ने सोचा कि अब गणेश प्रयाग या टिहरी को जो गढ़वाल है उसकी राजधानी बनाया जाएगा। अब बात करें कि ये तो इनको टिहरी मिल गया, लेकिन ऑफिशियली 4 मार्च 1820 औपचारिक रूप से अंग्रेज़ों और सुदर्शन शाह के बीच में इस दिन संधि हुई थी कि भाई जो टिहरी है वो औपचारिक रूप से सुदर्शन शाह को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद 1824-25 में जो रवाई वाला क्षेत्र था वो पहले टिहरी के शासक के पास नहीं था, तो रवाई क्षेत्र भी टिहरी में शामिल कर दिया गया। उसके अलावा 1842 में अंग्रेज़ों और सुदर्शन शाह के बीच में एक संधि हुई, जिस संधि के तहत कहा गया कि अब अंग्रेज़ों का एक नेतृत्व दल या फिर हम कह सकते हैं एक सेना का दल टिहरी में भी रहेगा और इसके साथ साथ वो टिहरी में रहेगा और अंग्रेज मुक्त रूप से टिहरी में व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि जो सुदर्शन शाह थे अंग्रेज़ों की सहायता से ही वो राजगद्दी हासिल करते हैं। तो सुदर्शन शाह ने भी अंग्रेज़ों को एक वचन दिया था कि जब भी अंग्रेज़ों को उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनकी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, वो अंग्रेज़ों की अवश्य हेल्प करेंगे। आगे हम देखते हैं कि अपना वचन वो किस तरह से निभाते हैं। उससे पहले 1835 में सुदर्शन शाह के काल में ही टिहरी रियासत का प्रथम जन विद्रोह हुआ था, जिसे रवाई जौनपुर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि पहला जन विद्रोह टिहरी में किसके काल में हुआ या फिर कब हुआ, ठीक है। तो 1835 में हुआ था ये। 1835 में सुदर्शन शाह के कार्यकाल में टिहरी का प्रथम जन आंदोलन भी हुआ था, जन विद्रोह भी हुआ था, जिसे सकलाना रवाई विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि किस राजा के काल में टिहरी का प्रथम जन विद्रोह हुआ था या फिर कब वो जन विद्रोह हुआ था। उसके अलावा सुदर्शन शाह के कार्यकाल में मूरक्राफ्ट नामक एक यूरोपियन यात्री भी आया था।
उसके बाद बात करें 1817 की। 1817 में सुदर्शन शाह के चाचा, जिनका नाम था प्रीतम शाह, जो हमने पहले पढ़ा था कि प्रीतम शाह को गोरखा अपने साथ ले गए थे, तो 1817 में गोरखाओं ने प्रीतम शाह को आज़ाद कर दिया था और प्रीतम शाह 1817 में सुदर्शन के कार्यकाल में आते हैं। सुदर्शन शाह के दरबार में आते हैं, जहाँ पर सुदर्शन शाह प्रीतम शाह की खूब सेवा करते हैं, जिसके बाद कुछ टाइम बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी भी कोई संतान नहीं होती है प्रीतम शाह की। सुदर्शन शाह के द्वारा 1848 में टिहरी में एक महल बनाया गया, जिसे पुराना राज दरबार के नाम से भी जाना जाता है। अब इनका टाइम पीरियड देखिए तो इनके टाइम पीरियड में एक मुख्य घटना घटी थी राष्ट्रीय स्तर पर भी, वो थी 1857 की क्रांति। और इसी क्रांति के दौरान सुदर्शन शाह ने अपना वचन निभाया था। सुदर्शन शाह ने 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए अपनी एक सेना अंग्रेज़ों की सहायता के लिए भी भेजी थी। कुमाऊं वाले एरिया में या जहाँ देहरादून वाले एरिया में भी अंग्रेज़ थे, तो वहाँ पर उनके द्वारा एक सेना भेजी गई थी। अब इस क्रांति में क्योंकि राजा के द्वारा अंग्रेज़ों की हेल्प की गई, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि सुदर्शन शाह से कि वो जो उनका बिजनौर वाला इलाका है वो उन्हें दे सकते हैं। मतलब अंग्रेज बिजनौर वाला इलाका सुदर्शन शाह को देना चाहते थे, लेकिन सुदर्शन शाह ने मना कर दिया, क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी जो पैतृक राजधानी थी श्रीनगर उन्हें दिया जाए, ना कि बिजनौर। लेकिन जब ये सब कुछ वार्तालाप चल रहा था, तो इसी दौरान सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है। सुदर्शन शाह के अन्य काम देखें तो उनके द्वारा अपने दरबार में फौजदारी और दीवानी न्यायालय की स्थापना करवाई गई थी। सुदर्शन शाह के द्वारा सभासार नामक काव्य की रचना की गई थी। कहा गया कि यह 7 खंडों में विभाजित है और इस पुस्तक की रचना सुदर्शन शाह ने सूरत कवि के नाम से की थी। सूरत कवि, यह इनके द्वारा जो भी रचनाएं की गई होंगी वह सूरत कवि के नाम से की गई थी। सभासार नामक पुस्तक राजा के द्वारा ब्रज भाषा में लिखित थी। उसके अलावा सुदर्शन शाह के बारे में कहा जाता है कि यह संस्कृत प्रेमी भी थे। इसका प्रमाण मिलता है इनके सिक्कों के द्वारा। इनके कुछ सिक्के मिले हैं जिन पर संस्कृत भाषा में कुछ लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। सुदर्शन शाह को कुछ उपाधियां भी दी गई हैं, जैसे कि कलाविदों का शिरोमणि। सुदर्शन शाह के कार्यकाल में, जैसा हमने पहले पढ़ा था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मौला राम की वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन उसमें एक मुख्य रचना देखें तो वो है सुदर्शन दर्शन। इस रचना में मौला राम के द्वारा राजा सुदर्शन शाह की निंदा की गई है। अब निंदा करने का रीज़न ये था क्योंकि सुदर्शन शाह मौला राम के अनुसार जितनी तवज्जो या जितनी इंपॉर्टेंस उसे मिलनी चाहिए थी राजा के द्वारा नहीं दी जा रही थी। अब उसका भी एक रीज़न था क्योंकि मौला राम के द्वारा जब यहाँ पर गोरखाओं का अधिकार हो चुका था, गोरखाओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए गए थे, इवन गोरखाओं के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई थी। तो इस बात से राजा सुदर्शन शाह उनसे थोड़ा सा नाराज़ थे। और उसके अलावा मौला राम को लगता था कि राजा को उन्हें बहुत सारी जागीरें प्रदान करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसके कारण मौला राम ने सुदर्शन शाह के ऊपर सुदर्शन दर्शन नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें कि राजा की निंदा की गई है। उसके अलावा इनके कार्यकाल में और भी कुछ पेंटर थे, चैतू, माणकू, मौला राम, ये और दरबार में और शासकों के दरबार में भी रहे होंगे, लेकिन सुदर्शन शाह के दरबार में भी थे ये। सुदर्शन शाह का भगवान बद्रीनाथ पर अटूट विश्वास था, जिसके कारण जो इनकी जनता थी वो सुदर्शन शाह को बोलांदा बद्रीश या बोलांदा बद्रीनाथ के नाम से भी जानती थी। एक अन्य व्यक्ति था हरिदत्त शर्मा। हरिदत्त शर्मा सुदर्शन शाह का राजकवि और धर्माध्यक्ष भी था।
उसके अलावा सुदर्शन शाह के द्वारा सैनिकों को 2 प्रकार की जागीरें प्रदान की जाती थी। पहले प्रकार की थी वंश परंपरागत और दूसरे प्रकार की थी जीवन पर्यंत। मतलब कि एक वो जागीर जो वंश के साथ आगे अगले उसके पुत्र की होती जाएगी, ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जाएगी। दूसरा कि केवल तब तक उस व्यक्ति के पास रहेगी जब तक वो जीवित है, उसके बाद उससे वो वापस ले ली जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे कि सुदर्शन शाह के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिहरी का प्रथम नरेश कौन था, तो आंसर होगा सुदर्शन शाह। क्योंकि यहाँ से 1815 के बाद से जो गढ़वाल के जितने भी शासक आएंगे उनको हम टिहरी नरेश के नाम से भी पढ़ते हैं, यहाँ से फिर वो टिहरी नरेश भी कहलाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लासेस समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।